यस सर। कहाँ बनेगा ये समझना जरूरी है, ठीक है। कहाँ पे इक्विपोटेंशियल बनेगा? जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। एक रीजन की बात कर रहे हैं, एक रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में आया, उस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई, गॉस लॉ लगा के हमने देख लिया, राइट। तो हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका सेम है। क्यों सेम है, यहाँ मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो ये आपसे सीबीएसई के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रूफ करो, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ के शायद कुछ याद आ जाए। कुछ याद आ रहा है क्या? सर गॉस लॉ में होते थे ऐसे क्वेश्चन। अर्शिया, कुछ याद आ रहा है इस क्वेश्चन को देख सर करके? ये उसमें डीपीपी में भी ऐसे क्वेश्चन। ऐसा नहीं, यही क्वेश्चन है। जो पहली वाली आपके असाइनमेंट की शीट है उसमें स्पेशल क्वेश्चन करके सीबीएसई वाले सेगमेंट में सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने बनाया ही नहीं है। सर उसमें ग्राफ पूछा है। नहीं सर उसमें ग्राफ पूछा है। ग्राफ नहीं पूछा है, यही पूछा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि यार अ सर्कुलर रिंग, ठीक है, सर्कुलर रिंग हमने ले लिया, राइट। और ऐसा बना लिया हमने। और आपको ये कोऑर्डिनेट दे दिया √3r0 0, ये एक्स एक्सिस है, सर्कुलर रिंग आपका वाई जेड प्लेन पे, ठीक है। और इसके ऊपर में आपका चार्ज, ठीक है। सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी। अ पार्टिकल ऑफ मास m, यहां पे एक पार्टिकल ले लिया, इसका मास m है, चार्ज स्मॉल q है, ठीक है। प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट दिस इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्टली टुवर्ड्स o, ये सेंटर के उस पे हमने इसको फेंक दिया, ठीक है, राइट। आपको ये बताना है कि यार ये मेरा पॉइंट P है, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा, आपको पता है जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल का टर्म तो छोड़ देते हैं अभी, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना भाई, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये जो रिंग है ये कोशिश करेगा कि इसको मैं वापस धक्का दे करके पी पॉइंट पे भेज दूं, राइट। तो आपसे वही पूछ रहा है कि भाई कितनी वेलोसिटी से इसको हम प्रोजेक्ट करें यहां से, ठीक है, कि ये वापस पी पे ना आए ना, ये सेंटर से इधर क्रॉस हो जाए, सेंटर को ये क्रॉस कर दे। बोलो। सर इसमें वैसे करेंगे, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, वो हमारी इस केस में रिटार्डेशन हो जाएगी। कैसे करेंगे, कौन बताएगा मेरे को? जो बताएगा उसको 25 रुपए का पेटीएम, चलो 50 कर देते हैं क्वांटिटी, आज 50 रुपए का पेटीएम इमीडिएटली। पी पॉइंट ही एक ही पॉइंट है ना, दो मत समझ लेना इसको। अर्शिया कैसे करेंगे? सिद्धार्थ कैसे सर करेंगे? कोई इसमें भी बताओ। मोशन मोशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी निकाल के फिर उसके बाद रिटार्डेशन हो जाएगी और फिर मोशन के इक्वेशन चल जाएंगे। अर्शिया कैसे करेंगे बेटा?
सिद्धार्थ कैसे करेंगे? कृष्णा, स्वाति, ऋषल, कोई तो कुछ बोलो। तो सब बहुत बोरिंग हो, पता है तुम्हें, ऐसा लगता है ना कि तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें सीधे सीधे आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, तुम लोग केमिस्ट्री क्लास में आंसर क्यों नहीं देते हो? ज्योति, कंप्लेंट आ रही तुम लोग की। डू आई रियली नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स? चलो देखो, क्या करना होगा इसमें, कौन बताएगा मेरे को, क्या लगता है आपको? इसका पहले बीच का पोर्शन निकालेंगे तो क्या कह रहे हो यार? एक तो तुम लोग प्लीज अपना अपना ना माइक्रोफोन अच्छा वाला ले लो, आजकल तो 200 रुपए में आ जाते हैं। सर पहले बीच का पोर्शन निकालेंगे। सर मेरा आंसर आया है अंडर रूट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू आर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एम। कैपिटल क्यू तो है ही नहीं, सर वो चार्ज ऑफ रिंग कैपिटल क्यू। लैम्डा दिया हुआ है ना, उसको लैम्डा में कन्वर्ट करो जरा, फिर देखो Yes. कितना आता है। बाकी लोग बताओ, सिद्धार्थ बताओ कैसे करेंगे, अर्शिया कैसे करेंगे? सर इसमें एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि हमें मास नहीं पता। मास दिया है ना, ये पार्टिकल का एम, ये तो स्टेशनरी है, तो फिक्स है, इसको तो छोड़ दो, पार्टिकल का मास एम दिया है। फिर सर क्यू बाय एम हो जाएगा। तो सही, क्यू बाई एम हो जाएगा, सर बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, सर मेरा आंसर आया है आर रूट क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एम। अंडर रूट आर लैम्डा, सर अंडर रूट आर नहीं, रूट के बाहर है आर। रूट के बाहर आर लैम्डा क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एम। सालन नॉट, ठीक है। देखो, तुम लोग के बिल्कुल जो कर रहे हो, अर्शिया ने भी जो बोला बिल्कुल परफेक्ट बोला, ठीक है, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण यहाँ पे निकाल लेते हैं, सेंटर पे निकाल क्या लेते हैं, हमें वैल्यू पता ही होती है, और उससे सॉल्व कर लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही तरीका बता रहे हो तुम लोग, ठीक है। और छोटा कर सकते हैं, देखो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के टाइम में क्लास 11th में आपको एक चीज बोली थी, पता नहीं तुमने याद है कि नहीं याद है, कि जितने इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, ठीक है, अब ये सवाल का जो मेरे को जवाब दिया है देगा सही, उसको क्लास 11th में उसने मेरी हर बात ध्यान से सुनी थी। जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, चौथे वाले को भी छोड़ दो, 3 मेन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या शो करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और जैसे मान लो मैं तीसरा वाला इक्वेशन लेता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही है ना? यस सर। इस 2 को इधर लेके आ गया मैं, हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? ये एनर्जी कंजर्वेशन। सारे इक्वेशन ऑफ मोशन एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड हैं, ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं है। तो कभी भी जिन क्वेश्चन में आपको एकदम से दिमाग में आ गया ना कि यहाँ पे यार इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, बिल्कुल सही जा रहे हो, गलत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, अर्शिया ने भी एकदम परफेक्ट बताया सर ऐसे बनेगा, एकदम सही बोला, कुछ गलत नहीं उसमें। लेकिन आपको ये समझना है कि मेरा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा उसमें, आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर मास से डिवाइड करोगे, ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, आप डायरेक्ट एनर्जी कंजर्व करवा लो ना, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगी। अब डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा, एक चीज देखो यार, ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम है, क्या इसको भी समझाने की जरूरत है?
ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। Yes. अर्शिया बेटा, कंजर्वेटिव सिस्टम बोलने का क्या मतलब होता है, मेरे को बता दो जरा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में कांस्टेंट है। कंजर्वेटिव सिस्टम का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। वर्क डन नहीं होगा यार, कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब होता है वर्क डन 0, ठीक है। हम वर्क डन की बात नहीं करेंगे, राइट। तो आपको देखो यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे आपने कुछ v स्पीड दे दी, सपोज करो आपने कुछ एनर्जी दे दी, तो पोजीशन नंबर 1 पे एनर्जी एट 1, और इसके सेंटर को ले लो 2, क्योंकि हमें सेंटर ही क्रॉस कराना है, तो इक्वल टू एनर्जी एट 2, खत्म काम मेरा। क्रिटिकल कंडीशन की बात कर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिमिटिंग कंडीशन में सॉल्व करते हैं फिजिक्स हमेशा। ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई, एनर्जी एट 1, एनर्जी एट 2। एनर्जी एट 1 कितना हो गया, हाफ mv², तो सर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और इसका पोटेंशियल कल ही हमने निकाला था, कितना निकाला था, ठीक है, कहाँ निकाला था, अच्छा ठीक है, इसका पोटेंशियल हमने कितना निकाला था कि आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल, जल्दी से बता दो। Q, इसका कैपिटल Q ले लेते हैं, चार्ज, ठीक है, तो कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, √3r, तो √3r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है, इनटू स्मॉल q, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और उसके बाद इसकी सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, सेंटर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही होगी क्या? बोलो, यस सर। यही होगी क्या? अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये, हाफ mv² प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r हो जाएगा, ये अंडर 3r² प्लस r², 4r² मतलब 2r आ जाएगा, और ये हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो हाफ mv² कितना हो गया आपका, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से यार ये 2 कैंसिल कर दो, और क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल Q बाई 2 पाई r, यही तो लैम्डा होगा ना, कैपिटल Q बाई 2 पाई r, ये लैम्डा हो जाएगा, तो mv² इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, पाई r तो चलेगा, इतना आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, अंडर रूट q लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m। समझ में आया? यस सर। दैट इज द लॉजिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कि भैया जब ये सेंटर पे आएगा तो कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका रिंग और ये छोटा वाला चार्ज मिलके एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे। अगर आपने जो इनिशियल लेवल पे एनर्जी प्रोवाइड करी है, ठीक है, अब बात को जरा समझो ध्यान से, अब मैं दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इनिशियल लेवल पे जो एनर्जी प्रोवाइड करी है, भाई इनिशियल लेवल पे एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी आपने हाफ mv² दे दी, और पोटेंशियल उसके पास पहले से था, अवेलेबल था, तो आपने जो इनिशियल लेवल पे एनर्जी प्रोवाइड करी है, अगर वो एनर्जी आपके सेंटर की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है या इक्वल है, इक्वल मतलब लिमिटिंग कंडीशन हो गया, मतलब हमने जो सॉल्व किया इतनी वेलोसिटी देंगे, अगर v की वैल्यू हम लोग इतनी देंगे तो क्या होगा, सेंटर पे आके वो रुक जाएगा, ये तो मतलब हुआ, क्योंकि हमने सेकंड राइट हैंड साइड वाले पार्ट में वेलोसिटी रखी नहीं है। तो अगर मेरी v की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये इसको सेंटर को पार करता हुआ आगे निकल जाएगा, मतलब ये दोबारा p पॉइंट पे रिटर्न नहीं होगा। तो मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये v की मिनिमम वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए, हम लिख सकते हैं v इक्वल टू और ग्रेटर देन q लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m। ये समझ में आया क्या?
यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड। कैसे सॉल्व किया हमने इसको? ये है आपका मेंस का आया हुआ क्वेश्चन। ये फैशन चल रहा है अभी, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉम्बिनेशन। ये एक टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और ये हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही आपके जुड़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी जगह है जहां पे ये आपका कंबाइंड हो जाता है एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके बन सकते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। अब देखो, मान लो मैंने कोई स्फीयर लिया, है ना, बात को समझो जरा ध्यान से। मैंने कोई स्फीयर लिया, लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q। ठीक है, तो चार्ज कहां आ जाएगा? इसके सरफेस। ये सब आपका एनसीईआरटी का पार्ट कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी बहुत ज्यादा एकदम जेई या नीट लेवल का कुछ भी एडवांस पार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बी क्लियर विद दैट, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी का पार्ट है। और मैं बार बार आपको यही प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि जेई में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत किसी एकदम नए कॉन्सेप्ट से नहीं आ रहा है, एकदम कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं आ रहा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपके आप एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। और क्लास 12th में आप हर चैप्टर पे एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी को साथ में बनाते चलो। क्लास 12th में आप हर चैप्टर पे एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी को साथ में बनाते चलो। ठीक है, काम आएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 2 साल में एडवांस में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए। तो एग्जाम का लेवल अब उतना टफ नहीं रह गया। एग्जाम में अब आपका ज्यादा है कि आप अपनी स्पीड और प्रैक्टिस पे कितना ध्यान दे रहे हैं। तो अगर ये स्फीयर है तो अब मुझे पोटेंशियल 3 जगह पे निकालना है। ठीक है, पहला इनसाइड, दूसरा एट द सरफेस, तीसरा आउटसाइड। ठीक है, तो मुझे निकालना है पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। ठीक है यार, कैसे निकालें पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होती है? जीरो। जीरो। कोई चार्ज ही नहीं है ना। गॉसियन सरफेस अगर मैं यहाँ बना लूं तो इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, हमने पहले भी ड्राइव किया हुआ है। ये मैंने रेडियस ले लिया r, और सपोज करो स्फीयर का रेडियस मैंने ले लिया कैपिटल R। ठीक है, तो क्या हो गया कि मैंने पहले केस में बोला कि r इज लेस देन कैपिटल R, इनसाइड द पॉइंट ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर मैंने इस स्मॉल r रेडियस का एक और स्फीयर गॉसियन सरफेस के रूप में बना लिया तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी से बता दो। अगर जीरो आप अपॉन में 4πε0 था। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होगा, है ना। यानी कि स्फीयर में किसी भी जगह पे ये जो ए पॉइंट है ये कहीं भी हो ना, ये रेडियस r खाली ये यहां हो, बस सरफेस के अंदर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, यस सर। तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q बाई 4πε0 कैपिटल R। ध्यान रखना, ठीक है, नॉट स्मॉल r। Q बाई 4πε0 कैपिटल R। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी?
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, या आप ये भी करके देख सकते हो, ठीक है, कि भाई ये पोटेंशियल मेरे किस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो dV बाई dr, तो क्या माइनस साइन के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या मिल जाएगा आपको? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? सरफेस पे होगी। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, सरफेस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल जो है आपको वो इनसाइड द सरफेस कांस्टेंट मिल रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? उतनी ही होगी जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा, है ना। तो सरफेस से लेकर के अंदर तक का पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, और जो रेडियस रखोगे वो कौन सा रखोगे? कैपिटल आर रखोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? अब दूसरा देखते हैं कि यार पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा। पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आपकी कितनी है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल आपका सरफेस पे कितना हो जाता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। राइट, आ रही बात समझ में? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी 3D है ना, ये थोड़ा इमेजिनेशन में हो सकता है दिक्कत हो आपको। 3D है ये, आप किसी भी डायरेक्शन में किसी को भी बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट। और पोटेंशियल मेरी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, पोटेंशियल जो है मेरी वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छी चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो भी मिलेगी सरफेस के बाद मिलेगी, अंदर वाली लाइन तो ऐसे ही है, मतलब वो किसी काम की नहीं है ना, अंदर तो कोई लाइन होगी ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सरफेस से बाहर मिल रही है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर आप मान लो इस लाइन को रेफरेंस ले रहे हो, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर लो, ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेगा। ठीक है, आप मान लो यहाँ कहीं लाइन प्लॉट कर रहे हो तो इसके परपेंडिकुलर ले लो। ठीक है, कहीं से भी आप देखो आपको मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वेक्टर नहीं है ना, खाली ये रिप्रेजेंटेशन है एक एरिया का, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना डायरेक्शन को लेकर के। इज इट क्लियर? तो मुझे ये सर मिल गया तो पॉइंट कि भैया मेरा पोटेंशियल जो होगा सरफेस पे, यानी कि अगर मैंने बोला कि यार ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो मेरे को पता चल गया यार यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल आपका सेम है। ये पोटेंशियल आपका बिल्कुल सेम, राइट। ये एट द सरफेस मतलब स्मॉल आर की वैल्यू हमने कैपिटल आर के बराबर रखी है, और ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है, और कैपिटल आर चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, स्फीयर तो भाई आपका एक फिक्स होगा ना, फिक्स रेडियस का स्फीयर होगा, तो कैपिटल आर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक है, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन होगी और ये मेरा वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं कि यार मेरा पोटेंशियल जो है, ठीक है, एट, इसको इसको नोट करते जाना प्लीज थोड़ा साथ में।
हो गया? सर कर लिया ना। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल, ठीक है, बाहर किसी पॉइंट आर रेडियस, ठीक है, एट आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ठीक है, लेट अस से कि जो आर हमने रेडियस लिया है वो स्फीयर के रेडियस से ज्यादा है। स्फीयर पे भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज स्फीयर पे ही है खाली, और कहीं नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, कुछ याद है? हमने क्या बोला था जब हमने स्फीयर का केस हमने गॉस लॉ में हमने डिफाइन किया था, तो हमने ये बोला था कि फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट द स्फीयर वर्क्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब हम ये अब यहां पे भी बोल सकते हैं पोटेंशियल के केस में कि फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट चार्ज स्फीयर वर्क्स एज अ पॉइंट चार्ज, राइट? तो अगर अब हम इसका ग्राफ देखें पर्टिकुलरली, राइट, तो आपका यार ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे मेरी कांस्टेंट वैल्यू आई थी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये रिड्यूस होनी चालू हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां जो हमारा पोटेंशियल आया है ना, V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो स्मॉल आर मेरा वेरिएबल है। स्मॉल आर को मैं कहाँ प्लॉट कर रहा हूँ भाई? स्मॉल आर को मैं प्लॉट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ? पोटेंशियल प्लॉट कर रहा हूँ। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा कांस्टेंट है। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा कांस्टेंट है। तो मैं लिख दूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट बाई x। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसा कभी भी इक्वेशन आए वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? r को। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? v को, ठीक है। और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? मेरा कांस्टेंट है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू k। तो ये क्या बन गया आपका? किस चीज का इक्वेशन है? ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप हमेशा इस तरीके से प्लान होती है, राइट। तो ये मेरा ग्राफ हो गया। ये सीबीएसई में ऑलमोस्ट हर साल पूछता है आपसे पोटेंशियल का स्फीयर वाला ग्राफ बनाने के लिए, इसको नोट कर लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड तो समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया पॉइंट? सर सेकंड केस समझ नहीं आया। क्यों? सर उसमें सरफेस पे तो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? और जो आर डिस्टेंस होता है वो तो चार्ज से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। फिर सारा भूल गए, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करके आइए, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल में हमने कुछ भी डिराइव नहीं किया, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिराइव किया था वही चीज हमने पोटेंशियल में रिपीट करी। अरे भाई, जब आप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे निकाली थी? मान लो मेरा ये स्फीयर है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने गॉसियन सरफेस, इसी सरफेस को मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया था, और मैंने क्या किया था कि भाई मेरा ई डॉट डी एस जो है दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू तो पूरा स्फीयर का ही हो गया क्योंकि सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, ठीक है। और ई इंटू डी एस, डी एस क्या हो गया आपका? 4 पाई
आर स्क्वायर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर कहां से नाप रहे हैं हम, सेंटर से नाप रहे हैं। तो आपके साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप प्रीवियस क्लासेस शायद आपने सुनी ही नहीं अच्छे से, राइट। और उस समय मैंने आपको ये बोला था, अगर याद हो, किसी ने क्लास ढंग से सुनी हो तो, कि भाई ये एनालॉजिकल है कि मेरा सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है और उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही इस केस में भी आएगी। तो चाहे मैं सरफेस पे निकालूं, चाहे सरफेस के बियॉन्ड निकालूं, द चार्ज्ड स्फीयर वर्क एज अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये एनालॉजी, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन आ रहा है वो यही शो कर रहा है। तो अभी आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने उस दिन जब मैंने गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाई थी ये, तब आपने ध्यान से नहीं सुना इस चीज को। इसलिए बोलते हैं प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करो, ये 2 ही चैप्टर है पढ़ने के पूरे क्लास 12th में, उसके बाद खाली साल भर में टेस्टिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब देखो, ये बहुत काम की चीज आपने सीखी है। अभी जो हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल ध्यान रखना बच्चे, पोटेंशियल आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। पोटेंशियल में गड़बड़ नहीं करना है, बहुत क्वेश्चन बन करके आएंगे। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब ये एप्लीकेशन ही ना एज अ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो ये एप्लीकेशन ही आपसे डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज देखो, जरा समझो, और अब आप मेरे को बताओगे। मैं अलग अलग से ना केसेस लूंगा और उस केसेस पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे खाली, ठीक है। मान लो मैंने एक शेल ले लिया, ये रेडियस मेरा ए है, ये बी है, और मैंने सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है। अब आपको 3 पॉइंट पी, क्यू एंड आर, इन 3 पॉइंट पे आपको बताना है कि पोटेंशियल क्या हो। एंड शेल इज अ कंडक्टर, ठीक है। अब ये मैं केस ले रहा हूं, एक स्पेशल केस है, ये सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है, लेकिन ये आएगा एग्जाम में, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो मैं इसको ऐसा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो चलो ले लेते हैं एट पी विच इज इनसाइड द शेल, और पी का जो यहाँ पे रेडियस है मैंने आर ले लिया, ठीक है, वेयर आर इज लेस देन ए, ठीक है। अब आप मेरे को हेल्प करो कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब आपके जितने पुराने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए सब यहाँ पे लगेंगे। अब चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना समझ में आए थोड़ा सा। पहले ये पार्ट समझना, इसको जरा ध्यान से, क्या क्या होगा, ठीक है। आपको ये बात थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या क्या होगा यहाँ पे। किसी को समझ में आ रहा है तो बोल सकते हैं। यार मैंने सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा और उसके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, एक शेल लगा दिया। अब मैंने क्या बोला, मेरा ये शेल जो है कंडक्टर है। अगर कंडक्टर होगा तो पहली चीज क्या होगी, इंडक्शन, चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। अब बॉस, ये इंडक्शन आपको बहुत परेशान करने वाला है अब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंडक्शन मैंने बोला तो मैंने बोला यार ये क्या, कैसे इंड्यूस कैसे करेगा, तो ये प्लस क्यू था, अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस करेगा और इसके कारण ये बाहर प्लस क्यू हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, एक सेंटर पे प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू आ गया, और सबसे आउटर सरफेस पे प्लस क्यू हो गया, क्योंकि इंडक्शन में मेरा नेट चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज, वो 0 होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। अब आपको निकालना है इनसाइड द शेल,
आर लेस देन ए पे पोटेंशियल निकालना है आपको। क्या निकालना है? इनसाइड द शेल। ठीक है, आर लेस देन ए पे पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालें? पी पॉइंट कहीं इनसाइड पे है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये तो एक्चुअल चार्ज है मेरा जो सेंटर पे रखा है। इससे इसका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। इसके कारण तो पोटेंशियल होगा ही होगा। कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। होगा या नहीं होगा? यस सर। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये भी अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, चूंकि माइनस क्यू चार्ज जो है कुछ ऐसा है कि मेरा पी पॉइंट अंदर है, माइनस क्यू यहां पे, तो ये माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगा? इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट होगा। और पोटेंशियल कितना होगा? उतना ही होना चाहिए जितना इस सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब जो ये प्लस क्यू चार्ज है बाहर का, ठीक है, ये जो बाहर का प्लस क्यू चार्ज है, ये इसके कारण भी ये जो पी पॉइंट है इसके अंदर है, तो प्लस क्यू के कारण भी यहाँ पे एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस पैदा होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? पोटेंशियल की उतनी ही होगी जितनी इस सरफेस पे होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो पी पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल कितना आ गया? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, 1/r माइनस 1/a प्लस 1/b। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट है। आज मयंक ने शायद क्लास ज्वाइन नहीं करी है, अदरवाइज मैं उसको बताता है। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। नीट के एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। सर ये लास्ट में समझ नहीं आया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी लिख लिया। ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू के कारण अगर आप सारा चीज हटा दो ना, खाली बाहर वाला सोचो, ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कहीं आपका पी पॉइंट है और इस प्लस क्यू का रेडियस बी है। तो अभी अभी तो 2 मिनट पहले हमने प्रूफ किया ना इस केस में कि भाई यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा कांस्टेंट होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? उतनी ही होगी जितनी की सरफेस पे होगी, है ना। हमने रेडियस कैपिटल आर लिया था, तो जो कैपिटल आर पे पोटेंशियल होगा वही पूरा अंदर होगा, इक्वी पोटेंशियल बन जाएगा जोन में। तो वही चीज यहां भी होगी। इस प्लस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। कितना होगा सरफेस पे पोटेंशियल? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। रेडियस इसका बी लेना पड़ेगा। आप समझ में आ रही बात? यस सर। हर चार्ज आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। देखो तमाशा देखो कितना हो गया यहाँ पे। आपको मैं बात समझाऊंगा, वो बात ना समझना पड़ेगा, थोड़ा भेजे में उतारना पड़ेगा। एक छोटा सा चार्ज बेचारा प्यारा सा क्यू रखा हुआ था सेंटर पे, उसके चारों तरफ हमने एक कंडक्टर शेल लगा दिया। तो कंडक्टर शेल के कारण अब हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू, कंडक्टर शेल ने क्या किया? पोटेंशियल की वैल्यू चेंज कर दी। तो कंडक्टर शेल पोटेंशियल की वैल्यू, अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कंडक्टर शेल पोटेंशियल की वैल्यू कैसे चेंज करेगा यार? कुछ हिस्सा चार्ज का खाएगा ना, तभी तो चेंज करेगा। इसका मतलब वहां पे इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। मतलब कि यहां से एक कहानी समझ में आई कि बिकॉज ऑफ इंडक्शन, whenever induction takes place, ठीक है, potential of the system changes, or we can say because of the change in potential induction happens. क्लियर है? पोटेंशियल अगर चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो चार्जिंग का प्रोसेस नहीं होगा, चाहे वो इंडक्शन हो चाहे कंडक्शन। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो चार्जिंग का प्रोसीजर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा।
यही चीज मैं पहली क्लास से समझाता आ रहा हूं कि चार्ज सिर्फ एक फिनोमिना है। कि कब किस जगह पे एनर्जी आपके ट्रांसफर होगी, ये उसको क्वांटिफाई करने के लिए हमने चार्ज को डिफाइन किया है। किस डायरेक्शन में जाएगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, उसका जो सेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता है हमें, और उसका एक्चुअल इफेक्ट जो है वो हमें पोटेंशियल से मिलता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं एट पॉइंट क्यू निकालना है, समझो जरा बात को ध्यान से, मेरे को क्यू पॉइंट पे निकालना है, ये बीच में। सपोज क्यू पॉइंट का डिस्टेंस अब हम लोग आर ले रहे हैं, ठीक है, और आर इसका मतलब क्या हो गया, ए से बड़ा है और बी से छोटा है। अब बताओ क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। एक एक करके करते हैं। अगर मान लो इस प्लस क्यू के कारण करूं, जो सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू है, इसके कारण पोटेंशियल क्यू पॉइंट पे कितना होगा। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस माइनस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा। Q/4πε0 A। सब भूल जाते हो एक एक मिनट में, अभी पढ़ा है बाबा, सॉरी अभी पढ़ा है। आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, द पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट सेंटर। बात तो तुम लोग बड़ी बड़ी करते हो, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस और ये, और पढ़ते 1 रुपए का नहीं है, कैसे चलेगा काम। ठीक है, तो क्या होगा आप बताओ जल्दी से, इस माइनस क्यू के कारण इस क्यू कैपिटल क्यू वाले पॉइंट पे कितना चार्ज हो जाएगा, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बताओ इस प्लस क्यू वाले जो सबसे बाहर वाले स्फीयर पे प्लस क्यू इंड्यूस हुआ, उसके कारण कितना हो जाएगा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो वी क्यू कितना हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। बॉस देखो, समझो बात को जरा ध्यान से, ठीक है, कि इस शेल के जो बीच का पोर्शन है, शेल तो समझ रहे हो ना, शेल समझ में आ रहा है ना, शेल वर्ड किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, यस सर। हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो शेल के जो बीच का पोर्शन है, दोनों रेडियस का जो गैप है, उसके बीच में पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया यार। ये बी तो कांस्टेंट है ना बाबा, बी थोड़ी ना वेरिएबल हो सकता है। यहां पे देखो पी पॉइंट पे पोटेंशियल वेरिएबल था, जो अंदर वाला पॉइंट था वो पोटेंशियल वेरिएबल था, इसमें आर आ रहा था। यहां पे ये कांस्टेंट हो गया पोटेंशियल। क्या शो कर रहा है ये, क्या शो कर रहा है ये? अरे कांस्टेंट पोटेंशियल क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और ये तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात हो गई ना, ये तो हमने शुरू में गॉस लॉ में भी पढ़ा था कि कभी भी, सर याद करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट का कैसे निकालते थे, इनसाइड पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एज्यूम करके, अंदर में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी हो सकती, नहीं हो सकती। मतलब हमारे सारे पुराने लॉजिक जो है बिल्कुल सही प्रूफ हो रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आ रही बात समझ में। आपको खाली वैल्यू नहीं निकालनी है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको एनालिसिस करनी है, एनालिसिस वाला पार्ट नहीं करोगे तो वैल्यूज किसी काम की नहीं, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे को क्या था, मैं इसको एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में टाइप करके रखता, हाँ बेटा चलो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, खत्म। समझो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देयर विल बी नो चार्ज इन बिटवीन द शेल, इन बिटवीन द शेल कोई चार्ज नहीं आ सकता। ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, ये तो पहले भी पढ़ा है। अब बाहर चलते हैं एट आर, ठीक है, आर पे जो रेडियस है, आर पे जो आर की वैल्यू होगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी भाई, ग्रेटर देन बी।
बिना, अगर थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे आ जाओगे तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे हो तो आप खुद ही लिख सकते हो, लेकिन चलो हम लोग एकदम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। इस प्लस क्यू वाले एकदम सेंटर वाले चार्ज के कारण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। Q by 4 pi epsilon naught R. हाँ, माइनस क्यू वाले के लिए निकालेंगे तो Minus Q by 4 pi epsilon naught R. और ये बाहर वाले प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो Plus Q by 4 pi epsilon naught R. एक कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्यू बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट आर। अब इसकी एनालिसिस करते हैं जरा। अगर मान लो ये स्फेरिकल शेल नहीं होता तब भी तो आपको यही पोटेंशियल मिलता आर पॉइंट पे। अगर स्फेरिकल शेल नहीं होता तब भी आपको यही पोटेंशियल मिलता है ना आर पॉइंट पे। इसका मतलब अगर मैं किसी चार्ज और किसी पॉइंट के बीच में कोई कंडक्टर रख रहा हूं तो वो कंडक्टर उस चार्ज का उस पॉइंट पे इफेक्ट को रिड्यूस नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आया क्या? यस सर। इसको नोट कर लो बेटा, इसको आप नोट कर लो, नहीं तो परेशानी में आ जाओगे। ये तो आजकल सीबीएसई में पूछते हैं, ये 2000 मेरे ख्याल से 19 का ही है, ये सीबीएसई का आया हुआ है। नाउ एवरीबॉडी वांट टू सी कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। किसी को रटा रटा है नहीं सुनना है कि आपने कितना रटा है। अब देखो, इसका आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, ऐसे कर लो, ठीक है, ये हो गया है ना, ये वाई एक्सिस हो गई, राइट। सेंटर से क्या होगा, जब पोटेंशियल बनाओगे तो सेंटर से ये रिड्यूस होगा, उसके बाद दोनों शेल के बीच में कांस्टेंट हो गया और ये फिर ये रिड्यूस हो गया, राइट। वैल्यूज आपको पता है, एग्जैक्ट बी पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी ये आपको पता है। ये इक्वेशन हमने निकाल लिया। इनसाइड के लिए हमने ये निकाला था पहले वाला, ठीक है, ये पी पॉइंट वाला। वीपी वाला इक्वेशन यहाँ फॉलो होगा, वी आर वाला इक्वेशन यहाँ फॉलो होगा, वी क्यू वाला इक्वेशन फॉलो होगा। ये है वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, और ये आपका मेंस में पूछा हुआ है। ग्राफ मेंस में पूछा हुआ है और जो वैल्यूज निकालने की चीज है वो सीबीएसई में पूछा हुआ है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर रहे थे क्या? नोट कर रहे हो तो कर लो।
अच्छा देखो एक चीज समझो, अब अगर हम लोग इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडक्शन पे जो मेरा चार्ज जा रहा है, ठीक है, वो पूरा पूरा जा रहा है, राइट। कितना चार्ज इंड्यूस होके गया साहब, मैंने पूरा चार्ज इंड्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडक्शन एक इफेक्ट है, दैट मच आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इंडक्शन जो है वो मेरा एक इफेक्ट है। कितने लोगों को ये चीजें अब धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी सी घुसने लगी है भेजे में? जस्ट रेज योर हैंड। जो बहुत शुरू से हम लोग ये चार्ज और ये इसका बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, कितने लोगों को धीरे धीरे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ अब पॉइंट हमारे को क्लियर हो रहा है चार्ज का, ठीक है। आई एम श्योर अभी 100% अभी नहीं होगा, ये एक राउंड और लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा दूसरा राउंड लेता है पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि यार एक चीज समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग? अर्थिंग सुना है आपने? यस सर। हमारे घरों पे ना आपने देखा होगा हमारे सॉकेट होते हैं, ठीक है, उसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लाइव या फेज वायर, एक होता है आपका न्यूट्रल, और ये जो होता है ये अर्थ वायर होता है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी जब बिल्डिंग बनती है, कुछ भी बनता है, ठीक है, देखो जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो करंट फ्लो हो रही है, इसका जो बेसिस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। मतलब डिफाइन हमेशा हम चार्ज के थ्रू ही कर सकते हैं किसी चीज को, और चार्ज का इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे कैसे? पोटेंशियल से। और चार्ज का जो सेंस है वो किससे दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। बहुत सिंपल सी चीज। अब अर्थिंग में क्या होता है कि अर्थ का साइज इतना ज्यादा है कि हम ना बोलते हैं कि यार अर्थ का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, ठीक। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, ठीक है। पोटेंशियल, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। कहीं तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज लाइक शक्तिमान। बताओ एब्सोल्यूट पोटेंशियल और शक्तिमान में क्या समानता है? जल्दी बताओ। पावरफुल है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल और शक्तिमान में यही समानता है कि दोनों सिर्फ इमेजिनेशन, राइट। एक्चुअली मेजरमेंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो फिजिक्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस केस में हमने अर्थ को ही रेफरेंस ले लिया, बोले यार बहुत बड़ी साइज है, कितना भी चार्ज अर्थ के अंदर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ हमने कितना ले लिया? 0 ले लिया, रेफरेंस ले लिया, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर। अब एक चीज देखो, इससे समझो, इससे कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक केस लेते हैं, केस 2। मान लो मैंने यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ध्यान से देखना, और मैंने यहां पे ना एक स्फीयर ले लिया, और स्फीयर का रेडियस आर है, और इस स्फीयर को मैंने क्या किया? अर्थिंग कर दिया। समझ में आ रही बात? लेट अस से कि ये जो डिस्टेंस है आपका ये एक्स है सेंटर से, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है, ठीक है, कि यार मतलब मैंने एक चीज को क्यू चार्ज लिया, उसके बीच में मैंने एक स्फीयर रख दिया, उस स्फीयर के कारण मैंने एक पोटेंशियल डेवलप, मतलब उस स्फीयर के ऊपर मेरा पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है।
यार मैं ये समझना चाहता हूं कि मेरा स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल कितना डेवलप होगा। मतलब इस कहानी में अब आगे कौन कौन से स्टेप आएंगे। तो पहला मेरे को तो ये समझ में आ गया कि अरे सर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस क्यू आना चाहिए, राइट। स्टेप नंबर 1 तो मेरा इंडक्शन होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब सवाल ये है कि क्या इस प्लस क्यू का पूरा माइनस क्यू मेरा इंडक्शन में आएगा। बोलो। अब देखो ये चार्ज में मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से बात को सुनना, ठीक है। अर्थिंग में क्या होता है, अगर मैंने इस स्फीयर को अर्थिंग कर दिया, मतलब एक तार लगा के उसको गड्ढे में घुसा के अर्थ में उसको गाड़ दिया, ठीक है। तो अर्थिंग में क्या होगा, अर्थिंग क्या कोशिश सारा करेगा। सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। बस ये यहीं से कॉन्सेप्ट गलत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एक लाइन ऐसी है ना कि मतलब ये बचपन से हमें सिखा दिया गया है गलत तरीके से, ठीक है। सारा चार्ज बेटा अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार समझने की कोशिश करो जरा बात को ध्यान से, कि पोटेंशियल ऑन स्फीयर बिकॉज ऑफ प्लस क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई अपसालन नॉट एक्स, यही होगा। है ना, इतना यस पोटेंशियल स्फीयर के ऊपर डेवलप हो जाएगा। अब अर्थ से जब आपने इस तार को जोड़ा तो अर्थ का पोटेंशियल 0 है। अर्थ इसका पोटेंशियल 0 करने की कोशिश करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक बात ध्यान से सुनना। अर्थ इसका पोटेंशियल 0 करने की कोशिश करेगा। कभी भी चार्ज फ्लो होता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। कैसे जाएगा ये समझना जरूरी है, कितना जाएगा ये समझना जरूरी है, राइट। तो जो आपका अर्थ है वो क्या करेगा इसका, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी एंटिटी है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में सारे ही चार्ज पार्टिकल बहुत छोटे हैं। तो अर्थ क्या करेगा, उसको अपने सेम पोटेंशियल पे लेकर के आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अल्टीमेट पोटेंशियल ऑन स्फीयर विल बी 0। और स्फीयर को अल्टीमेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, भाई मैंने यहां पे चार्ज ले लिया क्यू डैश, और ये क्यू डैश चार्ज मैंने क्यों लिया, जो माइनस चार्ज जो इंड्यूस हुआ है मैंने क्यू डैश लिया। क्यू डैश मैंने क्यों लिया, मैंने बोला अर्थ ने अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव चार्ज, अर्थ ने अपनी तरफ से कुछ चार्ज इस बॉडी को दिया, ताकि वो जो चार्ज इंड्यूस हुआ था उसको नलीफाई कर दे। समझो बात को जरा ध्यान से, ताकि वो जो चार्ज इंड्यूस हुआ था उसको नलीफाई कर दे। आ रही बात समझ में। सीधी सी बात है, हमें ये पता करना है कि यार मेरा ये क्यू डैश कितना इंड्यूस होगा। यहाँ पे अगर मैं अर्थिंग का केस लगा देता हूं तब मेरा क्यू डैश कितना इंड्यूस होगा। तो क्यू के कारण क्या हो गया आपका पोटेंशियल, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। और इस क्यू डैश के कारण पोटेंशियल क्या हो गया, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा अंदर, ठीक है, बाहर अंदर के किसी पॉइंट सेंटर पे निकाल रहे हैं अभी हम लोग। तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 0। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आर बाई एक्स। मतलब आपका चार्ज 100% इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो चार्ज कितना इंड्यूस होगा अर्थिंग के केस में वो हम कैसे निकालेंगे हमेशा, ठीक है,
बाय कीपिंग अल्टीमेट पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो। ठीक है, तो यहां पे इसको नोट में लिख लो, द अर्थ सरफेस, यानी वो सरफेस जिसको हमने अर्थ किया, द अर्थ सरफेस विल हैव पोटेंशियल जीरो। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अब एक चीज और देखते हैं इसमें। ठीक है, अब आप लोग बताना मेरे को, केस 3, मान लो ये रेडियस आपका R1 है। ठीक है, और दो मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर रख दिए। ठीक है, R1 R2 के दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लो अपने नोटबुक में। ये R1 रखा और ये आपका हमने R2 रखा। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हमने रख दी, और सपोज करो कि हमने बाहर वाले को अर्थिंग कर दी, अंदर वाले को हमने क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, अब आपको पता करना है कि यार मेरे बाहर के सरफेस पे चार्ज कितना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो बाहर सरफेस पे चार्ज कितना जाएगा। ठीक है, और आपको पोटेंशियल निकालना है। सपोज करो मैं बोल दूं यार सारा पोटेंशियल निकाल के दिखाओ मेरे को वापस से, ये पोटेंशियल क्या होगा हर जगह पे। बताओ जल्दी से, कैसे करें? अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके जस्ट सामने वाले हिस्से में कितना चार्ज हो जाएगा आपका? माइनस क्यू। और यहाँ माइनस क्यू है, तो आपका यहाँ पे हमने ले लिया क्यू डैश प्लस, राइट? समझ में आ रही बात? अब पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल बताते चलो। ये जो अंदर वाला प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण बाहर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होगा? Q/4πε0 R2। बिल्कुल सही। और ये माइनस वाले के कारण क्या होगा? R2 ही होगा। ठीक है, और ये प्लस क्यू डैश के कारण कितना होगा? और मैंने क्या बोला, जो सरफेस अर्थ है उसका पोटेंशियल कितना होगा? इस v की वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी Q/4πε0 R2 माइनस Q/4πε0 R2 प्लस Q'/4πε0 R2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, Q डैश की वैल्यू आ गई 0। मतलब बाहर के सरफेस पे आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा, खाली इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू आपका इंड्यूस होगा। क्लियर है? सर हमने बाहर के सरफेस पे चार्ज लेट किया क्यों था? ये प्रूफ करने आया है आपको सीबीएसई में। वो लॉजिकली भी हमें समझ में आ रहा है कि नहीं होगा वहां चार्ज, राइट? क्योंकि अर्थिंग लगी हुई है। आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन प्रूफ अगर करने बोलेगा तो प्रूफ कैसे करके दिखाओगे? ये सीबीएसई में आया हुआ है प्रूफ करना। अच्छा, इसी में अगर आपसे मैं पूछ लूं, चलो बाहर के सरफेस का तो पोटेंशियल भी 0 हो गया क्योंकि अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल एट इनर सरफेस बता दो जरा कितना होगा? फटाफट, अभी अपने आप कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने। पोटेंशियल एट इनर सरफेस। 0। अरे इनर में कैसे 0 हो जाएगा यार? बाहर का 0 है ना, कुछ भी रैंडमली मत बोलो। प्लस क्यू के कारण कितना होगा? Q/4πε0 R1। और माइनस वाले के कारण कितना होगा? Q/4πε0 R2।
यस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ना, तो जो पोटेंशियल बाहर वाले पे है वही अंदर पे आएगा पूरा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो तो 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये आएगा पोटेंशियल। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बोर्ड लेवल पे भी आते हैं आजकल, प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, अब एक देखो, एक और देखते हैं इसमें। ठीक है, ये अभी लाइन से कर रहे हैं तो लाइन से कर लेते हैं। इसको नोट कर लिया क्या? हो गया? Yes, sir. एक छोटा सा और देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट है, इसका उल्टा कर देते हैं हम लोग, रिवर्स। ये इसलिए बताना जरूरी है कि हर जगह ना आपको ये ना लगे कि हर जगह अर्थिंग मींस जीरो पोटेंशियल। अर्थिंग मतलब जीरो चार्ज नहीं है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। मान लो ये रेडियस आपका ए है, अब इसी को मैंने अर्थिंग कर दी, अंदर वाले स्फीयर को अर्थिंग कर दी, और चार्ज मैंने बाहर दे दिया +q। ठीक है, और ये रेडियस बी है। ठीक है, अब इसकी जरा एनालिसिस करें। चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, इंडक्शन के कारण चार्ज बटेगा। देखो आपको एक चीज पता है कि इसको मैं दोबारा बना लूंगा, इसको एज अ क्वेश्चन में आप ड्रॉ कर लेना ऊपर वाले फिगर को। यार मैंने यहां पे ले लिया मेरा q डैश चार्ज, सपोज करो। ठीक है, अंदर वाले स्फीयर पे लिया मैंने q डैश चार्ज, इसी को मैंने अर्थिंग करके रखा हुआ। ठीक है, इसको मैंने ए स्फीयर बोल दिया, इसको बी स्फीयर बोल दिया। तो आपको हमने ये पहले भी पढ़ा था, देखो प्लेट वाले केस में भी पढ़ा था कि आमने सामने के फेस पे हमेशा सेम चार्ज अपोजिट पोलैरिटी होंगे, याद है? तो अगर ये q डैश है तो इसके सामने -q डैश होगा, और अगर ये -q डैश है तो सबसे बाहर क्या हो जाएगा, q प्लस q डैश हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आपने q डैश क्यों लिया? वो रैंडम है सर। आपने अंदर पॉजिटिव क्यों लिया? तुम नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कहीं से शुरू करना है, किसी रेफरेंस पॉइंट से, तो मैंने उसको ले लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे q डैश ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, आपको जो मर्जी वो कर लो। आपको ध्यान ये रखना है कि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा पूरे सिस्टम का चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये सारा गेम कौन खेल रहा है? पोटेंशियल खेलता है। और ऐसा रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो मेन चार्ज है वो भी बदल जाएगा। कैसे? अभी दिखाता हूं, देखो। अब आपको पता है पोटेंशियल आपको मतलब क्या है कि मेरा ए पे पोटेंशियल, अंदर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल एट इनर स्फीयर 0 होगा, क्योंकि वो अर्थ है। पोटेंशियल एट इनर स्फीयर, ठीक है, ये आपका 0 होगा क्योंकि वो अर्थिंग में। ठीक है, आप इसको लिख लो चाहो तो, बिकॉज इट इज अर्थ। अब वी ए पे पोटेंशियल, अब देखो आपको सारे चार्ज पता है, ठीक है, रेडियस पता है। अब जरा फटाक से बता दो इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या क्या होगा। सब अंदर से शुरू करते हैं। क्यू डैश के कारण, सबसे अंदर वाले पॉजिटिव क्यू डैश के कारण कितना होगा? क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी बोलो क्या होगा? A. और ये माइनस क्यू डैश के कारण कितना होगा? -q डैश बाई B. बी। और प्लस क्यू डैश के कारण कितना हो जाएगा? B. बी। अब ये 0 है। अब देखो तुम्हारा ये हो गया q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू
ठीक है, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इज इक्वल टू 0। तो क्यू डैश बाई ए इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई बी, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू ए बाई बी। देखो अंदर वाला सरफेस आपने अर्थिंग करके रखा है, उसके बावजूद आपको वहां पे चार्ज मिल रहा है, राइट। और बाहर वाला सरफेस ने अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया। मतलब अब जब पूरे स्ट्रक्चर के बाद में थोड़ी देर के बाद में आपने यहाँ पे अर्थिंग करी, थोड़ी देर के बाद में आपने जैसे ही इसको अर्थिंग से कनेक्ट किया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में पूरा सिस्टम रिस्ट्रक्चर हो गया, राइट। थोड़ी देर के बाद में पूरा सिस्टम जो है आपका रिस्ट्रक्चर हो गया। और रिस्ट्रक्चर कैसे हो गया आपका? रिस्ट्रक्चर कैसे हो गया आपका भाई? जो सबसे अंदर स्फीयर था वहां पे मेरे को चार्ज मिल गया माइनस क्यू ए बाई बी, यहाँ पे मेरे को चार्ज मिल जाएगा प्लस में अब प्लस क्यू ए बाई बी, और सबसे बाहर में क्या मिल गया मेरे को? क्यू माइनस क्यू डैश कितना निकाला हमने? क्यू ए बाई बी। ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके आ गया फाइनल, ठीक है। ये आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आपका मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा। ऑप्शन में जीरो भी रहेगा, ऑप्शन में जीरो भी रहेगा। वो चेक ही यही कर रहा है कि आपने आज तक अर्थिंग यही समझी है ना कि चार्ज जीरो हो जाता है। नहीं जी, पोटेंशियल जीरो होता है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन भी आजकल बड़े कॉमन क्वेश्चन जो आ रहे हैं, सब फैशन में आजकल, ये सब क्वेश्चन फैशन में, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पोटेंशियल की सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है।